हेलो फ्रेंड्स, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। चाहे आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं या फिर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं। 5 जनवरी 2023 को अमेरिका के हेवार्ड में, जो कि कैलिफोर्निया में है, वहाँ पर एक हिंदू टेम्पल, शेरा वाली टेम्पल के नाम से ये टेम्पल है, उसमें खालिस्तानी स्लोगन स्प्रे किए गए। उस पर लिखा गया मोदी टेररिस्ट और लिखा गया खालिस्तान जिंदाबाद। अब ये मंदिर की वॉल थी, मंदिर की दीवार थी, उस पर ये सारी चीज़ें स्प्रे की गई। वहाँ की जो पुलिस है उसने कहा कि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है, इस पर हम सख्त एक्शन करेंगे। ठीक है, अब ये अमेरिका में कोई नया नहीं है, कोई फर्स्ट टाइम नहीं है। 23 दिसंबर 2023 यानी कुछ ही दिन पहले अभी अमेरिका में स्वामी नारायण टेम्पल में एक बार फिर यही चीज़ें हुई थी, जहाँ पर एक हिंदू मंदिर में खालिस्तानी स्लोगन स्प्रे किया गया, खालिस्तानी नारे लिखे गए। तब भी अमेरिका ने यही कहा कि हम इस पर सख्त सख्त एक्शन लेंगे। ओके, और इसी तरह आप थोड़ा और पीछे जाएंगे तो 5 जुलाई को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इंडियन कॉन्सुलेट के बाहर खालिस्तानी एक्टिविटी होती है। खालिस्तानी लोगों के द्वारा इंडियन कॉन्सुलेट पे लगा भारतीय तिरंगा झंडा हटा दिया जाता है, उस पर खालिस्तानी झंडा लगा दिया जाता है और खालिस्तानी एक्टिविटीज़ होती हैं, आगजनी की घटना भी की जाती है। इसी तरह यूनाइटेड किंगडम में भी यही हाल है, कनाडा में भी यही हाल है। यूनाइटेड किंगडम में इंडियन एम्बेसी के बाहर हर एक महीने में ये चीज़ें होती रहती हैं कि वहाँ पे खालिस्तानी एक्टिविटी होती है, आगजनी की घटना की जाती है, तिरंगे झंडे को हटाकर खालिस्तानी झंडा लगा दिया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन ये है कि इंडिया को क्या करना चाहिए, व्हाट इंडिया शुड हैव टू डू इन दीज रेफरेंस। तो इसका जवाब यही होना चाहिए एज अ फॉर्मल देखें तो, कि भारत को इन सारे देशों के साथ ये कहना चाहिए कि आपके यहाँ खालिस्तानी एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए और आप इनके कड़े तरह से प्रतिबंध लगाएं। भारत ने ये चीज़ें कई बार कही, भारतीय विदेश मंत्री ने भी इस पर कई बार स्टेटमेंट दिया कि ये चीज़ें जो हो रही हैं अमेरिका में या फिर कनाडा में, ये बहुत ज़्यादा निंदनीय है। इसके बावजूद जो अमेरिका दुनिया भर में ये दावा करता है कि उनके पास सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस है, ये नहीं समझ पा रही है कि खालिस्तानी एक्टिविटी कब हो रही है, वो भी इतने स्पेशल प्लेसेस पे, जैसे इंडियन कॉन्सुलेट के बाहर, इंडियन एम्बेसी के बाहर। हाउ दीज इंसिडेंट्स आर हैपनिंग, कैसे पॉसिबल हो सकता है ये? अगर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देश अगर खालिस्तानी एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो ये कैसे चल रहा है विदेशों में? क्वेश्चन तो यही है। अब सवाल उठता है कि भारत अपने लोगों के लिए सुरक्षा मांग रहा है, भारत अन्य देशों से ये कह रहा है कि ये चीज़ें जो हो रही हैं ये निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए आपके देश के अंदर, लेकिन वो देश भारत को सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, भारत की अखंडता, सोवरेनिटी की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। देन व्हाट विल बी द ऑप्शन? अब इंडिया क्या करे भाई इस चीज़ में? अब भारत इन सारे मुद्दे को लेकर अपनी तरह की प्लानिंग करता है और भारत अपनी खुफिया एजेंसी को ये काम सौंप देता है। एज एलिगेशन, जो आरोप लग रहे हैं भारत के ऊपर कि भारत एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग करा रहा है, जैसे पाकिस्तान में पिछले कुछ महीनों में 20 से ज़्यादा टेररिस्ट की अननोन गनमैन ने हत्या कर दी। तो अब पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर के देश जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत दूसरे देशों के साथ विश्वासघात कर रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी कह दिया कि गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या में इंडियन इंटेलिजेंस का इन्वॉल्वमेंट था। नवंबर में ये न्यूज़ आई थी, आपने भी देखा होगा। और भारत ऐसा करके और देशों के साथ विश्वासघात कर रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं अमेरिका के खिलाफ इस तरह की बातें क्यों कर रहा हूं, जो अमेरिका करंट टाइम में इंडिया का सबसे बेस्ट एलाई है। वेल, सबको आपको सोचना चाहिए ये बात। आप ये भी सोच रहे होंगे कि करंट टाइम में इंडिया को वेस्टर्न कंट्रीज का बहुत सपोर्ट मिल रहा है चाइना के काउंटर में। तो क्या ये चीजें, ये बातें करना उचित है? तो माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आपका नाम मनीष है, मैं आपको ये कहूं कि मनीष जी के अंदर बहुत अच्छाइयां हैं, मनीष जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन मनीष जी बहुत अच्छी बाइक ड्राइविंग नहीं कर पाते हैं। मनीष को कार ड्राइविंग नहीं आती है, बहुत बेकार कार ड्राइविंग करते हैं आप। लेट कंसीडर, अब मैंने तारीफ तो की, लेकिन कुछ बुराइयां भी आपकी की, कुछ एलिगेशन भी आपके ऊपर लगाए। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की भी यही आदत है। अमेरिका ने सन 2000 से लेकर अब तक यानी 23 सालों में भारत के ऊपर 100 बार से ज़्यादा अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर आरोप लगाया कि भारत अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं करता, भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। और ऐसे बहुत से आर्टिकल हैं, आप न्यूज़ क्लिप देखिए, यानी भारत में माइनॉरिटीज सेफ नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया और अमेरिका के साथ साथ वेस्टर्न कंट्रीज के साथ इंडिया की पार्टनरशिप बहुत अच्छी है, डिफेंस पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी जा रही है, तो ये बातें करना कितना उचित है? तो डियर फ्रेंड्स, अमेरिका जो कुछ भी कर रहा है
अमेरिका जो कुछ भी कर रहा है वो अमेरिका के भी हित में है, भारत के भी हित में है, और जो फॉरेन पॉलिसी चलती है वो नेशनल इंटरेस्ट के साथ चलती है। यानी दो देशों के कौन से हित हैं जो उन्हें आपस में करीब ला रहे हैं, यानी नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही फॉरेन पॉलिसी चलती है। अब अमेरिका और पश्चिमी देश भारत के साथ खड़े हैं तो उनका क्या हित है? अब उनका हित ये है कि चाइना नाम का जो भस्मासुर अमेरिका ने खड़ा कर रखा है, जिस अमेरिका ने चीन को 90s के पहले तक खूब समर्थन दिया, वो अमेरिका चीन के विरोध में है। सन 2000 के बाद जब अमेरिका ने पाकिस्तान को फाइटर जेट्स दिए और अमेरिका के इस रिस्पांस में इंडिया की ईरान के साथ पार्टनरशिप ज़्यादा गहरी होने लगी, तो अमेरिका को लगा कि भारत को अपने साथ लाना बेहद ज़रूरी हो गया है। और इसके साथ चीन का बढ़ता दबदबा अमेरिका के लिए एक चुनौती बनना शुरू हो गया। और अमेरिकन थिंक टैंक को यह लगा कि पूरी दुनिया में अगर कोई देश है जो चीन को काउंटर कर सकता है तो वो भारत ही है। इसके अलावा दुनिया में कोई भी देश इतना कैपेबल नहीं, क्योंकि उनके पास उतनी डेमोग्राफी नहीं है। इसी हित को साधने के लिए अमेरिका ने अपने नंबर 1 दुश्मन चीन को काउंटर करने के लिए इंडिया के कंधे पे बंदूक रखी। और यही वो अमेरिकन इंटरेस्ट है जिसके कारण इंडिया के साथ अमेरिका की पार्टनरशिप लगातार इंटेंस होती गई। अब ये समझिए कैसे। 2005 में अमेरिकन थिंक टैंक्स ने ये रुझान दिया कि आने वाले कुछ सालों में चाइनीज इकॉनमी जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। अब ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। अब अमेरिका को लगा कि अगर चाइना इस तरह से अमेरिका को काउंटर करेगा इकॉनमी के मामले में, धीरे धीरे वो अपने डिफेंस सेक्टर को भी स्ट्रॉन्ग करके बहुत आगे निकल जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए अमेरिका ने इंडिया के साथ पार्टनरशिप स्टार्ट करी। और 2005 में अमेरिका ने इंडिया से एनर्जी सिक्योरिटी डायलॉग पे साइन किया कि अगर इंडिया को कोई भी एनर्जी क्राइसिस होती है तो उस समय अमेरिका इंडिया को सप्लाई करेगा। और जब 2010 में चीन की इकॉनमी जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, तब उसी अमेरिका ने इंडिया के साथ स्ट्रैटेजिक डायलॉग की शुरुआत की, और 2010 में ही की। जून 2010 में अमेरिका और इंडिया ने एक स्ट्रैटेजिक डायलॉग की शुरुआत की, और इसमें सबसे बड़ा इनिशिएटिव अमेरिका की तरफ से था। और उस समय तत्कालीन अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने ये कहा कि इंडिया के साथ ये जो पार्टनरशिप है ये 21st सेंचुरी की डिफाइनिंग पार्टनरशिप होगी। जरा आप भी सुनिए। I believe that the partnership between the United States and India will be one of the defining partnerships of the 21st century. और 2010 के बाद जब चाइनीज नेवी ने दक्षिण चीन सागर में अपने कदम पसारने शुरू किए तो अमेरिका को एक बार फिर धक्का लगा, और इस बार अमेरिका ने इस स्टेप को काउंटर करने के लिए 2014 में इंडिया के साथ एक स्ट्रैटेजिक और डिफेंस पार्टनरशिप का अनाउंसमेंट किया, और इंडिया के साथ अपने जो स्ट्रैटेजिक वेपन हैं उनको भी साझा करने के लिए तैयार हो गया। और 2014 में इंडिया और अमेरिका के बीच इस डिफेंस पार्टनरशिप के पीछे का एक और प्रोमिनेंट रीज़न था। 2014 में चाइनीज़ इकॉनमी $9.66 ट्रिलियन की हो गई, जो कि अमेरिका ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। और अमेरिकन इकॉनमी उस समय $17 ट्रिलियन की थी, यानी आधे से भी कम का अंतर अब बचा हुआ था। और इसको काउंटर करने के लिए अमेरिका ने इंडिया के साथ अपनी पार्टनरशिप को लगातार आगे बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। 2014 के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और अमेरिका के प्रेसिडेंट कई सारी स्टेट विजिट होती है, और इसके बाद दोनों ही देशों के रिश्ते काफ़ी ज़्यादा घनिष्ठ हो गए, और अमेरिका ने अपने हित को साधने के लिए पाकिस्तान से दूरी बनाना शुरू कर दिया। जी हाँ, क्योंकि वो चाइना को काउंटर करना चाहता था। अब ये बात हुई इनके बारे में। एक दो एग्जाम्पल और ले लीजिए कि फॉरेन पॉलिसी क्यों नेशनल इंटरेस्ट से चलती है। इंडिया और आर्मीनिया की पार्टनरशिप 2020 के पहले कुछ भी खास नहीं थी, लेकिन जब तुर्की ने इंडिया के अगेंस्ट कश्मीर के मुद्दे पर बयानबाजी शुरू की तो भारत ने आर्मीनिया, जो कि तुर्की का एक दुश्मन कह सकते हैं आप, उसके साथ पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी। और इंडिया ने 2020 में टर्की के यूनाइटेड नेशन में दिए गए स्टेटमेंट के अगेंस्ट जाकर ये स्टेप लिया और स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार सिस्टम दिया। और उसके बाद आर्मीनिया से और भी कई सारी डिफेंस डील हुई, जिसमें अभी रिसेंट में इंडिया आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी आर्मीनिया को देने जा रहा है। और इसके साथ ही पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर भी इंडिया आर्मीनिया को देगा। ये भी डिफेंस डील हो चुकी है। आप चाइना ईरान रिलेशन को देख लीजिए। जब अमेरिका चाइना और ईरान के लिए एक शत्रु बन गया, यानी जब अमेरिकन इंटरेस्ट चाइना और ईरान के अगेंस्ट जाने लगे, तो चाइना ने भी वही किया। चाइना ने आने वाले 25 सालों में ईरान के लिए $400 बिलियन का अनाउंसमेंट किया। अब ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा धक्का था, क्योंकि मिडिल ईस्ट में चीन लगातार ऐसे स्टेप ले रहा है जिससे अमेरिकन इन्फ्लुएंस को कम किया जा सके। यानी चाइना और ईरान की पार्टनरशिप अमेरिका के अगेंस्ट जाके है। यानी जब दोनों देशों के नेशनल इंटरेस्ट टैली करते हैं, जैसे चाइना और ईरान के,
तो दोनों देश के बीच फॉरेन पॉलिसी की शुरुआत होती है। इसी तरह इंडिया अमेरिका रिलेशन है, इंडिया वेस्टर्न रिलेशन है। कहने का मतलब है अगर अमेरिका हमें क्रिटिसाइज करता है तो हमें भी इसमें पीछे नहीं हटना है। हम वो देश हैं जो आंख में आंख डालकर बात करना जानते हैं। हम वो देश हैं जो हम ये कतई नहीं सहन करेंगे कि हमारी कोई आलोचना करे और हम उसे हंसते हंसते स्वीकार कर लें, क्योंकि भारत के पास आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है और इंडिया आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड। सो वी शुड नॉट हैव टू अफ्रेड एनी ऑफ द स्टेटमेंट बाई एनी ऑफ द कंट्री। और आज अमेरिका हमारे साथ खड़ा है तो इसमें अमेरिका का भी हित है। ये मत सोचिए कि अमेरिका का हित नहीं है और हम चाइना से कैसे फाइट करेंगे, ये मत सोचिए। इंडिया के पास ऐसे वेपन्स हैं, इंडिया के पास इतनी इकॉनमी है कि वो उसे फाइट कर सकती है। तो कहने का मतलब है अमेरिका अगर हमारे ऊपर कोई एलिगेशन लगाएगा तो हम बिल्कुल उसे काउंटर करेंगे। अब थोड़ी सी बात खालिस्तानी आतंकवाद की भी कर लेते हैं। देखिए, ये जो खालिस्तान की मांग है, पहले एक मांग थी, आंदोलन था, अब ये आतंकवाद उग्रवाद बन चुका है। क्यों? 1973 में ये जो खालिस्तान की मांग है इसे आनंदपुर प्रस्ताव के नाम से जाना जाता था। और इसमें जो मांगे थी आनंदपुर प्रस्ताव में, वो यही थी कि सिख समुदाय के लिए एक अलग रूल रेगुलेशन हो, जिस रीजन में सिख कम्युनिटी ज़्यादा है वहाँ पर उनका खुद की रूलिंग हो, उनके खुद की लोगों की एक असेंबली हो और सारा रूल रेगुलेशन उनके अकॉर्डिंग चले। जैसे आपने जम्मू कश्मीर में देखा, धारा 370 थी, एक स्पेशल स्टेटस चाहिए था उनको कश्मीर की तरह ही, लेकिन उनके इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया गया। 1984 में जनरल सिंह भिंडरावाला, जो कि एक सिख समुदाय के धार्मिक नेता थे, उपदेशक थे, जिनके पीछे सिख समुदाय खड़ा था, उन्होंने स्वर्ण मंदिर को अपने समर्थकों के साथ घेर लिया और वहाँ पर एक प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। 1984 की बात बता रहा हूँ। तो जब उन्होंने ये काम किया तो पहले तो शांत था ये आंदोलन, लेकिन ये आंदोलन आगे चल के उग्रवाद का रूप ले लेता है। अब 1 जून से लेकर 10 जून तक इस उग्रवाद को शांत करने के लिए इंदिरा गांधी की सरकार ने इसे अलगाववाद घोषित कर दिया कि ये जो है देश को अलग करने का, देश में फूट डालने का काम कर रहा है ये भिंडरावाला। तो इनके अगेंस्ट उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया 1984 में। और ऑपरेशन ब्लू स्टार में जनरल सिंह भिंडरावाले की हत्या हो जाती है। और इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान जनरल सिंह भिंडरावाले के समर्थकों ने पुलिस पर गोलियां चला दी और इसी जवाब में पुलिस ने भी उन पर गोलियां चलाई और उसमें कई सारे सिख समुदाय के लोगों की जान चली गई और भिंडरावाले की भी डेथ हो गई। किसी तरह ये आंदोलन समाप्त हुआ, लेकिन इस आंदोलन ने आतंकवाद का रूप तब धारण कर लिया जब इंदिरा गांधी के 2 सिख सिक्योरिटी गार्ड्स ने इस आंदोलन के रिएक्शन के तौर पे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। और ये वर्ल्ड हिस्ट्री में पहली बार था जब किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की हत्या उन्हीं के बॉडीगार्ड्स ने कर दी। इसके बाद दूसरी घटना जिसने इस आंदोलन को, खालिस्तानी मांग को आतंकवाद का रूप दे दिया, वो थी 1985 में एयर इंडिया के विमान कनिष्क को टारगेट करना, उसमें बॉम्बिंग करना, जिसमें 268 कनाडियन थे और इंडियंस भी थे, उनकी जान चली गई। और ये जो कनिष्क का विमान था ये कनाडा से लंदन आ रहा था और लंदन से इसे इंडिया आना था। लेकिन जैसे ही कनाडा से ये लंदन की तरफ बढ़ता है, आयरलैंड के कोस्ट से मात्र 130 किलोमीटर की दूरी पर इस विमान में बॉम्बिंग हो जाती है और इसमें बैठे सभी लोगों की जान चली जाती है। ये दूसरी ऐसी आतंकवादी घटना थी जिसने इस खालिस्तानी मांग को खालिस्तानी उग्रवाद आतंकवाद के साथ जोड़ दिया। अब आपको ये भी बता दूं कि ये जो खालिस्तान की मांग है इसे 1% से कम सिख समुदाय के लोग समर्थन करते हैं, यानी लेस देन 1% सिख कम्युनिटी ही इसे सपोर्ट करती है। लेकिन अमेरिका और कनाडा ने 90s के दशक से ही इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। कैसे सपोर्ट किया? रशिया और अमेरिका के बीच कोल्ड वार चल रही थी और इस कोल्ड वार में इंडिया पार्शियली रशिया की तरफ था और इसे काउंटर करने के लिए अमेरिका ने इंडिया के अगेंस्ट इन खालिस्तानियों को सपोर्ट किया। तलविंदर सिंह परमार, जो कि कनिष्क विमान का मास्टरमाइंड था, उसे अमेरिका ने अपने यहाँ शरण दी। वो कुछ दिन अमेरिका में भी रहा जब इंडियन इंटेलिजेंस उसे खोज रही थी। पहले तो वो कनाडा में था, फिर वो अमेरिका भाग के गया। और इसी तरह कई और खालिस्तानी एक्टिविस्ट थे, टेररिस्ट थे, जिन्हें अमेरिका ने शरण दी। तो कहने का मतलब अमेरिका अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ चलता है। अमेरिका के कौन से हित कब हैं, उनके सारे डिसीजन उसी के अकॉर्डिंग होते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमें भी ये चीज़ समझना चाहिए। हमें आँख में पट्टी बांध के अमेरिका के पीछे अमेरिका नहीं करना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि आज अमेरिका हमारे साथ है तो उसका नेशनल इंटरेस्ट है। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये वही अमेरिका है जिसने 1971 में इंडिया के अगेंस्ट अपना नौसैनिक बेड़ा भेज दिया था जब भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई चल रही थी। ये वही अमेरिका है जिसने बांग्लादेश विभाजन के समय भारत को धमकाया था। ये वही अमेरिका है जिसने 1999 में इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट के अगेंस्ट इंडिया पे सैंक्शंस लगा दिए थे। ये वही अमेरिका है। तो ये मत भूलिए आपकी
अमेरिका है तो इंडिया का ही फेवर करेगा। नहीं बॉस, उनका नेशनल इंटरेस्ट हमसे जुड़ा हुआ है। आज अमेरिका को भारत की जरूरत है, भारत को भी अमेरिका की जरूरत है, लेकिन आज अमेरिका को ज्यादा भारत की जरूरत है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।